वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है। आज 3 तारीख का एग्जाम संपन्न हुआ। सभी शिफ्ट के एग्जाम्स को देख करके एक एनालिसिस मैंने किया और मैंने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ पर परीक्षा में दिख रहे हैं और उसी आधारित मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी प्लान किया है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिलेवेंट सवालों का भी सिलेक्शन यहाँ पर किया है, जिससे कि आप लोग आगे जिसका पेपर है, जिसका कल 4 को है, 5 को है, जिस तरह से पेपर आपके आ रहे हैं उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर लीजिए और अपनी तैयारियों में इसको शामिल कर लीजिए। सबसे पहले आज 3 तारीख की मैंने अपने स्तर पर, अपने एनालिसिस लेवल पर जो भी मैंने ऑब्जर्व कर पाया, मैं जो समझ पाया, उस आधार पर देखा कि 3 मार्च की सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चंस बनकर आ रहे थे कुछ इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक से लगभग देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन एकदम परीक्षा रिलेवेंट है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। जो कांस्टेबल शब्द होता है उसी आधार पर ही प्रश्न को दिया गया है। आरपीएफ एसआई का भी अप्रोच थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, मतलब टॉपिक एक जैसे दिखे हैं लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल कांस्टेबल की तरह है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो कैलकुलेशंस में बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, 1 से 2 सवाल, लेकिन बाकी के लिए एकदम सेम पेपर जैसा आपका भर्ती बोर्ड देता है, जो ऑफिशियली वेबसाइट पर उसने अपने पाठ्यक्रम को दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर सवालों को पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं और अगर हम सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ सब मिला दें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चन आप ले सकते हैं नंबर सिस्टम से, जहां से डिविजिबिलिटी, घातांक करड़ी, सरलीकरण तो देख ही रहे हैं, यूनिट डिजिट, इस तरह से जो अलग अलग रिमाइंडर, इस तरह के जो अप्रोच है, कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिल रहा है। एलसीएम एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। परसेंटेज तो मुख्य हिस्सा है ही है, बिना परसेंटेज के कहां क्या चीज पॉसिबल है, तो इसलिए परसेंटेज से भी आप देखिएगा तो आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट लॉस 2 से 3 सवाल दे रहा है, डिस्काउंट भी 2 से 3 सवाल दे रहा है। दोनों का मिक्सचर अगर देखिए तो 5 से 6 सवालों का कॉम्बिनेशन है। जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है वो एसआई के सवालों में कैलकुलेटिव देकर के दिया जा रहा है। हालांकि 4 से 5 सवाल आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 सवाल है। एज का 1 सवाल, 2 सवाल दिख रहा है। एवरेज का भी सवाल दिख रहा है। टाइम एंड वर्क से भी 2 सवाल दिख रहे हैं और अगर नल टंकी को मिला दे 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। चाल दूरी समय में 2 सवाल आप देख सकते हैं। ट्रेन का भी, बोट एंड स्टीम का मिला दे 4 से 5 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका पूरा 35 का सेट है। एक डीआई का सवाल भी आपको देखने को मिल रहा है और अगर एडवांस की तरफ चले तो यह डीआई और मेंसुरेशन 2D 3D वो भी कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत घुमा करके सवालों को दे रहा है। मैं देर ना करते हुए आज की इस पेपर पैटर्न पर, जो कि शिफ्ट 1 और 2, 3 जो सब मिला करके कैसे सवाल बने हैं और उस आधारित आपको कैसे नए सवालों को तैयार करना है, इस पर एक प्रैक्टिस हम प्लान करते हैं। आइए पहले सवाल को ध्यान से देखिए कैसे करना है। सभी लोग इसको कवर करिए। लिखा है 30 की पावर -5 भागे 30 की पावर 17 है गुणे 30 की पावर -16 है। इसका हमें मान पता करना है। एकदम इंडिसेस का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले तो भाग होना चाहिए, भाग के बाद गुणा होगा। बेसिस सब में सेम है तो मतलब मैं इसको 30 की पावर -5 लिख दूं और यहां पर 30 की पावर 17 नीचे कर दूं और इसका गुणे मैं 30 की पावर -16 कर देता हूं। तो जैसे जो नियम है उसको फॉलो करिए कि आपको पता है अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर जाकर के घट जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं 30 की पावर -5 और यहां पर लिखा जाए -17। भाई 17 जाकर के नेगेटिव होगा, -17 होगा। इधर आपके पास 30 की पावर -16 है, आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के 30 की पावर 17 5 22 -22 होगा गुणे 30 की पावर आपका -16 होगा। बेसिस सेम है तो पावर आपको पता है कि जुड़ जाती है। दोनों नेगेटिव है इसलिए यहां पर नेगेटिव ही जुड़ेंगे, अर्थात 30 की पावर 16 और 22 मिल करके 22 16 आपका 32 है, आपका 38 हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ देने से -38। 30 की पावर -38 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको सही आंसर के रूप में मिलेगा। तो ऐसे सवाल बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन में, आपकी प्लानिंग में जरूर होने चाहिए। अगले सवाल पर आप चलो। किसी संख्या को 576 से भाग देने पर, मतलब कोई एक नंबर था जिसको अगर हम 576 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 75 आता है। ठीक है, एक नंबर ऐसे रहा होगा जिसको हम अगर 576 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कह रहा है कि, मतलब बार पता नहीं कितना जा रहा है लेकिन शेषफल कह रहा है 75 आ रहा है। हमें इसी n को भाग करना है 24 से। तब हमसे पूछा कि रिमाइंडर कितना होगा। तो इस समय अगर ऐसे सवाल बनते हैं जिसमें अगर आपको n डिफाइन करना वह संख्या कौन है तो आपको पता है भाजक को भागफल से गुणा करते हैं, 576 गुणे x कर दें प्लस रिमाइंडर कर दें तो वह संख्या आपको प्राप्त होगी। अगर इस संख्या को मुझे 24 से भाग करके शेषफल पता करना है तो 24 से पूरा भाग करिए। 24 से 576 खत्म होगा, मतलब इधर रिमाइंडर 0 होगा। 24 से इसको भाग करिए, 24 3 72 3 75, अर्थात रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका 3 होगा। ऐसे में देखिए 2 भाजक हैं। पहला भाजक है 576, दूसरा भाजक है 24। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा है तो अब आप एकदम दिमाग से इसको निकाल दीजिए। केवल इस शेषफल को भाग करिए, 24 3 72 3 75, शेषफल आपका 3 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन होगा और आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा।
अगले सवाल पर आइए। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? सतत वृद्धि हो रही है। मतलब ये आपकी 2 साल पहले की जनसंख्या थी और ये बाद की, मतलब 2 साल बाद की जनसंख्या है। 2 वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। एक तो 15%, 15% को अगर भिन्न में लिखिए तो 15/100 होता है। मतलब 5 तिया 15, 5 बिसाह में 100 होता है। मतलब जनसंख्या यदि 20 थी तो 3 जुड़कर 23 होगी। और 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। अर्थात यदि संख्या 10 थी तो 10 से 3 जोड़कर 13 होती है। अब आपके सामने देखिए स्थिति क्या है कि यह मान अगर हमारा 200 था तो यह मान 13 तिया 39 और 13 दूना 26, 3 29 अर्थात 299 होगा। फिर से एक बार देखिए, 13 तिया 39, 9 हासिल 3, 13 दूना 26, 26 3 29 होता है। 200 का मान आपको दिया है क्योंकि यह 1,30,000 थी, 1,30,000 थी। तो हमें इस 299 का मान हमको पता करना है कि कितना हो जाएगा। 2 जीरो इसके देखिए ऐसे खत्म है, 2 से इसको काट देते हैं। 2 से काटने पर 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, ये 650 होगा। बेसिकली अब आपको 650 का गुणा 299 से करना है। अब 299 का गुणा तो मान लो हमको नहीं आता है, तो हम इसका 300 का तो जानते हैं ना, मतलब हम इसको 300 - 1 कर सकते हैं। तो 300 से करिए तो बहुत ही आसानी से 3 जीरो हो जाएंगे, 3 पचे 15, 3 छंगे 18, 1 19 हो जाएगा। और 650 को इससे माइनस कर दीजिए बस। 650 को क्योंकि एक बार देखिए इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होकर माइनस होगा, माइनस होते ही 0 होगा, 10 से 5 5 होगा, 9 से 6 3 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 1 होगा। 194350, 194350 सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो अब यहाँ पर जनसंख्या 2 साल की वृद्धि के बाद, 2 अलग अलग परसेंटेज वृद्धि के बाद 1,94,350 हो जाएगी। अगले सवाल पर आइए। एक वर्गाकार भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है जो वर्ग की आकृति का है। 2D का सवाल है, देख लीजिएगा। वर्ग मतलब सभी भुजाएं बराबर है और उसका हमको क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है 841। हमसे कह रहा है भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई बता दो कितनी हो जाएगी। हम आपको बता रहे हैं प्रत्येक भुजा अगर a है तो एरिया कितना होता है? a वर्ग होता है। और a वर्ग का मान हम लोग को दिया है 841 दिया है। a का मान क्या होगा? √841 होगा जो भुजा की लंबाई होगी। अब इसकी वैल्यू पता करना है तो सिंपली आपको देखना है कि यहाँ पर क्या किसका वर्ग, मतलब ये किसका वर्ग 841। जैसे 30 का वर्ग होता है 900, तो 30 के पहले कौन है जिसका वर्ग आपको दिख रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि 30 के पहले 29 होता है। 29 के वर्ग करने पर 9 9 81, अंत में 1 मिलेगा। तो 29 देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में है। और अगर नहीं आता है तो इसका तरीका ये होता है कि अंतिम से 2 अंक अलग कर दीजिए। एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 8 हो जाए या उससे कम हो जाए तो वह संख्या आपकी 2 है, क्योंकि 3 का वर्ग करने से 9 होता है। यहाँ पर यदि 1 है तो अंत में 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 1 का वर्ग करने से 1 मिलता है और 9 का वर्ग करने से 81, मतलब अंत में 1 मिलता है। अब उत्तर या तो 21 होता या तो 29 होता। अब आपको समझना है कि दोनों में कौन है। कैसे सोच पाएंगे आप, इसको समझिएगा। यहाँ पर इसके लिए तरीका यह होता है कि 2 के वर्ग में 2 जोड़िए तो 6 होगा। 6 8 से छोटा है तो बड़ी संख्या इसको बैलेंस कर देगी। तो भुजा यहाँ पर प्रत्येक 29 हो जाएगी। आपसे परिमाप भी पूछ सकता था, परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ होता तो 29 गुणे 4 कर देने से परिमाप भी आ जाता। तो दोनों से आप उत्तर दे सकते थे। अगले सवाल पर आइए। x का मान हमको दिया है 2 + √9, 2 + √9 और y का मान हम लोग को दिया है 2 - √9। अब सवाल में जैसे हमसे कहा है कि x वर्ग प्लस y वर्ग का मान बताइए क्या होगा। अब सुनिए, अगर x वर्ग और y वर्ग का हमें जोड़ बताना है तो एक चीज समझ लीजिए, हमें x वर्ग करने का मतलब क्या हुआ? 2 + √9 का वर्ग करना है। इसी प्रकार से अगर हमें y वर्ग करना है तो 2 - √9 का वर्ग करना है। तो आपके सामने स्थिति जो है उसको ध्यान सुनिए, मतलब इसको दोनों को जोड़ना है बेसिकली, x वर्ग प्लस y वर्ग, मतलब इसको इसके साथ। तो यहां से इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? 2 + √9 का होल वर्ग प्लस 2 - √9 का होल वर्ग। करेक्ट है। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे समझिए, इसे हम a कह रहे हैं, b कह रहे हैं, मतलब a + b है, a - b, अर्थात a + b का होल वर्ग है प्लस a - b का होल वर्ग है। आपको बता दूं a + b का होल वर्ग प्लस a - b का होल वर्ग बराबर होता है ट्वाइस a² + b²। ये नियम होता है, आप सबको पता होगा। अब उस आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस a², मतलब 2 का वर्ग प्लस √9 का वर्ग। √9 का वर्ग बेसिकली 9, 2 रखिए, यहाँ 4 + 9 रखिए, 9 4 13 दूना कितना हो जाएगा? 26। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा, 26 इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपना आंसर जनरेट कर सकते हैं।
पांचवें सवाल का सही उत्तर आपका कितना हो रहा है? 26, जो ऑप्शन नंबर सी है। छठे सवाल पर आ जाइए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की और 80% की दो क्रमिक छूट देकर 960 रुपए 40 पैसे मतलब में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी जाए, मतलब जो दाम बताया उसी में बेच दे, तो वह 40% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब उसने वस्तु के दाम को 40% बढ़ाकर अंकित किया था। वस्तु का क्रय मूल्य बता दो कितना था, इसको हमें डिफाइन करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि वस्तु का अंकित मूल्य MRP और उसके बाद सेलिंग प्राइस। आइए देखिए कैसे किया। अगर उसने इस पर 30% का मतलब होता है 3/10, अर्थात अगर उसने 10 में खरीद कर 10 बताकर 3 कम किया, मतलब 7 में बेचने की बात करी। 40% का मतलब होता है 4/5, अर्थात 5 बता करके उसने यहाँ पर मतलब 4 कम कर दिया, और जो है 80% की छूट था ना, मतलब 5 बताकर 4 कम किया, 1 में बेचा। इस प्रकार से अगर वह छूट दिया होता तो 50 के सामान को 7 रुपए में बेचता, और बेचा भी है। बोलिए कितने में? यहां पर बेचा है 960 रुपए 40 पैसे में। हम सबसे पहले अंकित मूल्य निकाल दें। अंकित मूल्य निकाल देने से सब कंफर्म हो जाएगा। इसको निकालने के लिए 7 से इसको भाग करिए। 7 1 के 7, 2 6, 7 3 21 और 5 0, 7 7 49 और 7 2 14, 137.2 आया। आप इसको 50 से गुणा कर दें। 50 से गुणा कर देंगे तो अंकित मूल्य कंफर्म होगा। देखिए 0 हो जाएगा, 5 2 10 होता है, 5 7 35, 1 36, 6 हासिल 3 होगा, 5 3 15, 15 3 18 की 8 हासिल 1 होगा, 5 1 की 5 1 6 होगा। ये दाम होगा अंकित मूल्य, दशमलव यहां लगा देने पर एक स्थान पर लगा 6,860 रुपए। लेकिन आपको बता दूं कि यह दाम 40% के लाभ का है, क्योंकि यही बताया है और 40% इस पर लाभ लिया है। हमको निकालना है क्रय मूल्य। 40% का लाभ मतलब 4 बटे कितना होता है? 2/5 होता है। अगर हम 40/100 कर देते हैं तो 2 बटे कितना होता है? 5 होता है। मतलब 5 में 2 जोड़कर यह मान 7 का है, तो 5 का मान क्या होगा? यही उत्तर अपना हो जाएगा, जो क्रय मूल्य होगा। मतलब हमने खरीदा था, 40% बढ़ाकर बताया था, और उतने ही दाम में मैं चाह रहा हूं बेच दूं। तो पहले 7 से काटिए। 7 9 63, और इसके बाद देखिए 63 5 7 8 56, और उसके बाद क्या होगा? 0 होगा। 5 से केवल गुणा करिए। 5 0 0, 5 8 40, 5 9 45, 4 कितना होता है? 49। 4,900 में उसने उस सामान को खरीदा था जो वस्तु का क्रय मूल्य है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल पैटर्न को भी आप तैयारियों में शामिल करिए। 7वें सवाल पर आइए। एक त्रिभुज की भुजाएं 60, 61 और 11 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है? देखिए एक त्रिभुज है, जनरली अब पता नहीं कैसे समकोण है कि नहीं है, हमको जानकारी कोई नहीं है। यहां पर त्रिभुज की भुजाएं 60 हैं, 61 है और 11 है। अगर समकोण होगा तब तो बहुत आसान है, लेकिन समकोण के लिए आपको रियलाइज करना पड़ेगा समकोण कैसे बनेगा। समकोण के लिए देखिए अगर हम इसका वर्ग करें तो 60 का वर्ग कितना होता है? 3600। 61 का वर्ग करके देखें। 61 का देखिए ऐसे वर्ग कर दीजिए, मैंने आपको पढ़ाते समय भी कई बार बताया था। ये देखिए 1 होगा, 6 6 12, यहाँ 12 लिख दीजिए, और 6 चाह के 36 लिख दीजिए। करेक्ट है। इससे क्या बना? 1 बना, 2 बना, और 36 1 37, 3721 हुआ। और 11 का वर्ग देखिए कितना होता है? 121 हुआ। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3721 ही होगा। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें भुजाएं कुछ ऐसी सेट होंगी। समकोण 90 डिग्री के सामने भुजा 61 रही होगी। अब कोई एक भुजा 11 है, कोई भुजा 60 है। जब कोई समकोण त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता है। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस कितना है? अगर हम 11 ले लें और हाइट को 60 कर दें, 2 से डिवाइड करें 30 होगा, 11 3 33 होता है, 330 हो जाएगा। 330 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो समकोण। अगर यही नहीं समझ पाते समकोण है कि नहीं है, तो हम लोग को हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता, जो टाइम टेकन होता, √S S - A S - B S - C करने से तब जाकर क्षेत्रफल जनरेट होता। अगले सवाल पर आइए। 8वां। 3 साझेदार थे, उन्होंने एक व्यापार किया, 7 2 और 5 के अनुपात में धन लगाया, पैसा लगाया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 11 महीना, 7 महीना, 12 महीने के लिए निवेश किया था। उनके लाभ का अनुपात क्या था? लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात पर निर्भर करता है, और निवेश हमेशा लगाए गए धन और लगाए गए समय पर डिपेंड करता है। पैसे जो लगे हैं 7 2 और 5 के अनुपात में लगे हैं। समय जो लगा है 11 महीना, 7 महीना, 12 महीने लगा है। इस तरह से सवाल बनता है, बन रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। कंबाइन करिए, कंबाइन करिए, कंबाइन करिए
77 होगा, 14 होगा, ठीक है, और 12 पंचे 60 होगा। और यह 77, 14 और 60 यहाँ पर उनके निवेश का अनुपात होगा और यही उनके लाभ का भी अनुपात होगा। 77, 14, 60, देखिए डी ऑप्शन है इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। 8वां आपका कंफर्म होता है जो कि आपके सामने है, ठीक है, यही उनके लाभ का अनुपात है क्योंकि यही निवेश का अनुपात है। आगे बढ़ता हूं, मिक्सचर का सवाल है और इस सवाल पैटर्न को थोड़ा देखेंगे तो आपको कुछ नई चीजें भी समझ में आएगी। जनरल मिक्सचर सवालों में हर चीज क्लियर रहती है और हम लोग उसको मिला लेते हैं, बट इसमें देखिएगा तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। रुपए 6.90 और पैटर्न को मिलाएगा जो आपकी परीक्षा चल रही है। 0.690 प्रति लीटर मूल्य वाले 40 लीटर दूध, मतलब दूध की 40 लीटर मात्रा थी और उस दूध का जो रेट था 6.90 रुपए पर लीटर था। उसमें कह रहा है कितना पानी मिला दूं कि मिश्रण का जो मूल्य हो, मतलब जो कंबाइन मिश्रण बने पानी के साथ, उसका जो रेट बन जाए रुपए 4.60 प्रति लीटर हो जाए। इसमें देखिए एलिगेशन लगेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह के दूध, मतलब एक तरह से दूध की अपनी एक मात्रा है जो कि 40 लीटर है और इसका जो रेट है 6.90 है। अब इसमें हमको पानी मिलाना है, कह रहा पानी कितना मिलाऊं उसकी संख्या हमको बतानी है। बट पहले सोचो पानी का रेट क्या है। जनरली हम जानते हैं कि पानी, मतलब ऐसे देखो तो भाई ये बड़ा कंट्राडिक्शन है आज की डेट में, क्योंकि पानी तो दाम में मिल रहा है, मतलब आपको बोतल में पानी मिल रहा है, पाउच में पानी मिल रहा है, ग्लास में पानी मिल रहा है, पानी को हम लोग पैसे से खरीद रहे हैं। लेकिन प्रकृति की इस देन को हम लोग इस तरह के सवालों में मानते हैं कि यह इसका मूल्य 0 है, इसको हम खरीद कर नहीं, कहीं से हमने निकाल के कहीं से हमने पानी को लाके रख दिया, तो पानी का रेट हम लोग यहाँ पर 0 मान लेते हैं। इस दूध का रेट 6.90 है, पानी का रेट 0 मान लिया और हमने जो उसका कॉम्बिनेशन बनाया उसका रेट हम 4.60 रख रहे हैं, ठीक है, 4.60। अब इसका एलिगेशन लगाने से हमको पता चल जाएगा दूध और पानी की मात्रा, तो हमारा एक कंफर्म आंसर हमको क्लियर हो जाएगा। एलिगेशन में क्या होता है, जो बीच का मान होता है कंबाइंड एवरेज होता है, जो अगर किसी से छोटा है तो अगले से बड़ा होगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो 6.90 से 4.60 जब घटेगा तो 2.30 हो जाएगा और जब इसका डिफरेंस करेंगे तो इससे इसको घटाएंगे तो एग्जैक्टली 4.60 ही रहेगा। अब ये देखिए दशमलव हटा, ये देखिए हटा, इसको एक बार ले जाइए, इसको 2 बार ले जाइए, 2:1 का अनुपात बन जाएगा। इसका मतलब 2 भाग का मान आपको 40 दिया है, 1 भाग का मान क्या हो जाएगा, 2 बराबर अगर 40 है तो 1 बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 20, अर्थात 20 लीटर यहाँ पर हम लोग पानी मिला रहे हैं, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। राइट सोल्यूशन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद हम पहुंचते 10वें पर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला मतलब स्फीयर को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में डुबाया जाता है। जैसे हमारे पास एक बेलन था, देखिए ध्यान से, बेलन की जो बेस रेडियस थी उसको पहले देख लीजिएगा। बेलन की जो बेस रेडियस थी वो 12 सेंटीमीटर की थी, ये 12 सेंटीमीटर की थी। हाइट क्या थी पता नहीं है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला एक लिया हमने। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे देखिए फिट हो जाएगा, ये ऐसे। इसको हमने पानी के अंदर, इसी के अंदर डाल दिया, ऐसे उठा करके गोले को डाल दिया। अब डालने से कह रहा है कि गोले को पानी में पूरी तरह से ऐसे डिप कर दिया, डुबा दिया। तो पूछा कि बेलन में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, मतलब कितनी हाइट तक आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, अपनी कहानी सुनी होगी, जो होता नहीं थी कि कौवा प्यासा था, एक घड़ा था, उसमें पानी नीचे था। अब कौवे को जो प्यास लगी तो जा जाके उसने कंकड़ डाला और उसके बाद पानी जब ऊपर आ गया तो उसने पिया और उड़ गया। वही स्थिति है कि अगर हम किसी मतलब बर्तन में जो पानी भरा है उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, किसी एक चीज को अगर हम यहाँ पर इन करते हैं, तो जितना उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी अर्थात मात्रा होती है उतना ही पानी ऊपर उठ जाएगा। और पानी उठेगा तो अपनी सतह को लेकर उठेगा। तो इसलिए हम ये समझ लें कि यहाँ पर जो हमारा बेलन होगा, बेलन की वह ऊंचाई उठेगी जितना इस गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 का होल क्यूब। करेक्ट है, ए बराबर हो जाएगा पाई, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई r² इंटू एच, और इसकी त्रिज्या कितनी है 12² इंटू एच हमको नहीं पता है, तो एच को हमने यहाँ पर एग्जैक्टली बता दिया। यही तो हमसे पूछा है कि बेलन में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, वही हाइट है। करेक्ट है। आइए देखते हैं, सबसे पहले पाई को पाई से खत्म करते हैं। यह 3 की पावर 3 है, एक खत्म करके 3 की पावर 2 अर्थात 9 बना देगा। ये 4×9 36 हो गया और यहाँ पर अपने पास 12 का वर्ग मतलब 144 गुणे एच है।
अब एच का मान अगर निकालेंगे तो 36 बटे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। हाइट यहाँ पर 1/4 सेंटीमीटर होगी, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है राइट सोल्यूशन के तौर पर। मतलब जितना उस गोले का आयतन था उतना पानी ऊपर उठा, पानी अपनी सतह को लेकर उठा, मतलब बेलन के उस आयतन को जनरेट करेगा जहां तक पानी उठा हुआ है, और उससे हमने हाइट जनरेट कर दी। ये 10वां सवाल आपका डन होता है। 11वें पर आइएगा। 6 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब उनमें से 48 किलोग्राम का ये वजन वाले एक पुरुष को हम किसी एक अन्य पुरुष से बदल देते हैं। मतलब 48 किलोग्राम वजन वाले जो हल्का पुरुष था उसको हटा दिया, हटाकर उसकी जगह एक नए पुरुष को शामिल कर दिया। इससे औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो सवाल में पूछा गया है जो नया पुरुष शामिल हुआ है उसका वजन क्या था। ऑप्शन से आपको देखकर बताना है, समझना है। पहले आप समझिए, एक समूह था, समूह में कुल 6 सदस्य थे। अब इस समूह के सदस्यों में हुआ क्या, एक को हमने आउट किया, निकाला, जिसको आउट किया उसका भार कितना था, 48 केजी था। अब इसकी जगह पर एक को इन किया, इन जिसको किया उसका भार हमको नहीं पता है, लेकिन आपने देखा इसकी वजह से औसत क्या हुआ, औसत बढ़ा। औसत बोलिए बढ़ा, कितना बढ़ा बताइए, औसत बढ़ा है 2 किलोग्राम। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपके समूह से कोई जाएगा और वही मतलब एक सदस्य जाएगा और एक ही आ जाएगा तो संख्या तो वही रह जाएगी। ऐसे में अगर औसत बढ़ता है तो याद रखिएगा जो शामिल होगा वो ज्यादा होगा, और जो कम हो जो शामिल होगा वो ज्यादा होगा, और जो निकला है वो कम होगा। अगर औसत घटता होता तो शामिल वाला कम होता और जो निकला है वो ज्यादा होता। मतलब जो औसत में प्रभाव रिस्पॉन्स पड़ेगा वो शामिल होने वाले के साथ मैच करेगा। जो शामिल हुआ उसी का मान निकालना है, ज्यादा है। अब ज्यादा को निकालेंगे कैसे, इसकी हेल्प से। पहले जो मान निकला है उसका मान देखिए कितना है, 48 है, और ज्यादा करना है तो जोड़िए। जोड़ना कैसे है, संख्या देखिए, संख्या कितनी थी, 6 थी, और कितने औसत की वृद्धि हो रही, 2 की। तो मतलब 48 + 12 कर दीजिए, अर्थात 60 किलोग्राम भार था जो सदस्य यहाँ पर नया नया भी समूह में शामिल हुआ है। तो इस सवाल 11वें का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, 60 किलोग्राम राइट सोल्यूशन है। अगले सवाल पर आइए। एक बैंक है। अब देखिए इस तरह का सवाल बन रहा है कि आपको ब्याज आता भी रहेगा तो भी नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन इसमें टफ है। एक बैंक है जो अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। कहता है कि हमारे यहाँ ब्याज दर 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की है। एक ग्राहक होता है जो किसी वर्ष 1 जनवरी को 2710 रुपए और फिर 1 जुलाई को पुनः 2710 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा। देखिए उसने ऐसे किया, 1 जनवरी को उसने 2710 रुपए जमा किया, ठीक है, 2710 रुपए उसने जमा किया और 2710 रुपए, और यहां पर 2710 इसके लिए प्रिंसिपल हो गया। जो ब्याज दर थी वह 3.8% पर एनम थी, और इससे हम 1 साल तक का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, मतलब 31 दिसंबर तक का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है वो छमाही हो रहा है, और अगर ब्याज का कैलकुलेशन छमाही होता है तो दर को आधा कर देते हैं, और दर अगर आधी होगी तो आपको पता है कि 3.8 जो है 1.9% पर एनम हो जाएगा। और क्योंकि हम 1 साल में 2 छमाही देखते हैं तो इसलिए यहाँ पर इसका ब्याज पहले 1 जनवरी से जुलाई तक निकाला जाएगा, फिर जुलाई से दिसंबर तक। लेकिन एक चीज और हो रहा है कि यह तो अपने आप से रन करता ही रहेगा, यहाँ पर पुनः 1 जुलाई को, देखिए आपके सामने सवाल में क्या है, पुनः 1 जुलाई को 2710 रुपए और जमा हुआ है, और यह 2710 एक ही छमाही तक वर्क करेगा, मतलब 1 छमाही का ब्याज देगा। यह भी हमें ब्याज देगा क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल एक है, अर्थात जो इसके 1 छमाही का ब्याज होगा वही ब्याज इसके भी 1 छमाही का होगा। लेकिन इसके अगले छमाही का ब्याज आपको देखना पड़ेगा कि ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, सतत अप्लाइड होगा। अब हमें समझ जाते हैं कि जब कभी ऐसे अपनी ब्याज दर क्या है 1.9%, कोई रेशियो काम नहीं करेगा, कोई भी इंक्रीज हम सतत का लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। ऐसे सोचिए कि हम जैसे ये जानते हैं कि अगर हमने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का उपयोग किया, पहले पीरियड का जो हमें ब्याज मिला उस ब्याज को तो हमें लेना ही लेना है। अगले पीरियड हम क्या करेंगे, फिर से उस ब्याज पर ब्याज जोड़कर ब्याज ऐड करेंगे, और यहां पर वही ब्याज लेंगे जो यहां पहले पीरियड का ब्याज मिला था। तो हमारा आंसर इजीली बन जाएगा, थोड़ा सा हमें एनालिसिस करनी होगी। जैसे 2710 है, ठीक है, आप इस पर क्या कर दीजिए, 1.9% का कैलकुलेशन करिए। देखिए 1 पीरियड का ब्याज क्या आता है, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग, दशमलव हटाएंगे 0 और आएगा, 1 खत्म हो गया। इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना आता है, 19 के 19 होता है, कैरी 1 होता है, 19 सत्ते 133, 133 9 कितना हो जाएगा, 133 9 42 होता है, 14, 19 दूना 38, 38 10 48, 48 और 4 52 होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं,
19 के 19 की 9 हासिल 11 होता है, 9 हासिल आपका 1 होता है। 19 सत्ते 133, 133 में 1 जोड़ने से 134 होगा, कि हासिल कितना हो जाएगा 13। 19 दूना 38, 13 51 होगा। ये आपका हो गया। दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, अभी 100 से भाग होगा क्योंकि, इसलिए दशमलव लगेगा, 51.49 हो गया। इसका मतलब यहां से जो ब्याज मिलेगा 51.49 का मिलेगा, यहां भी वही ब्याज मिलेगा 51.49 का। बस इसमें क्या होगा, यह वाला ब्याज 51.49 तो रहेगा ही रहेगा, बस क्या होगा कि इस पर एक बार और 1.9% लगेगा। 1.9 का मतलब लगभग लगभग 2 होता है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का मतलब इसका 2% लगभग कितना होगा, लगभग से ही आंसर पर जाइए तो ज्यादा क्लियरिटी बनेगी। कैसे, क्योंकि 51.49 अगर हम इसका 1.9 की बजाय 2% हम करते हैं तो किसी का 1% करना दशमलव को 2 स्थान शिफ्ट कर देना होता है, और 2% करना मतलब 2 से गुणा हो जाता है। 2 से गुणा होगा तो यह 2 1 के 2, 2 पंचे 10, मतलब यह आपका 1 से ऊपर होगा, 1 से ज्यादा होगा, समझिएगा। अब हम इसका मतलब इन तीनों को जोड़े, इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, तीनों को जोड़ते हैं। 51 51 51 मतलब 50 50 50, 150, 153, और यह भी आपका 1.5 ही लगभग बढ़ रहा है, 153 155 समथिंग हुआ। अब 155 समथिंग के हिसाब से ही इसका राइट सोल्यूशन बनेगा, जो सी ऑप्शन में आपके सामने है। बाकी सारे ऑप्शन ज्यादा हैं तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन। बाकी भाई कैलकुलेशन है इस सवाल में, एनालिसिस थोड़ी करनी पड़ती है। ऐसे कभी कभी परीक्षाओं में सवाल ऐसा 1 2 बना देता है। जैसे पेट एग्जाम में एक सवाल आपने देखा होगा कि सतत का ही बना था 2.5% के हिसाब से, मृत्यु दर, जन्म दर, साल में 2 बार परिवर्तन, तो वो अप्लाई करना बहुत टफ होता है। उसमें हम केवल एनालिसिस करके ही थोड़ा बहुत सोच करके आंसर दे सकते हैं, वो अपनी परफेक्शन पर ही डिपेंड करता है। राइट सोल्यूशन जो मैंने बताया आपका हो जाएगा 155.44। अगले सवाल पर ले चलता हूं, ठीक है। 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 472 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और यह एक सुरंग को पार कर रही है। सुरंग देखो 188 मीटर इसकी लंबाई रेलगाड़ी की, और एक सुरंग है, देखिए सुरंग है 472 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह रेलगाड़ी इस सुरंग को पार करेगी, मतलब ये इसका ड्राइवर होता है, इसका गार्ड होता है। पार करने का मतलब सबसे पहले देखिए सुरंग को पार किया, फिर खुद को पार किया। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को, मतलब ऐसी चीज जिसकी खुद की लेंथ होती है, उसको जब पार करती है तो पार करने में लगा समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ L1 + L2 डिवाइड बाई उनकी स्पीड। किसकी, रेलगाड़ी की, सुरंग तो चलेगी नहीं। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, देखिए L1 + L2 तो समझ में आता है, क्या है 188 है प्लस 472 है, ठीक है। और स्पीड क्या है बताइए, रेलगाड़ी की कितनी है 27 है, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 दूना 18 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 3 5 15/2 कर दीजिए, 15/2 कर दिया, करेक्ट है। यहां पर इन दोनों को जब जोड़ा तो 8 2 10, 8 7 15, 1 16, और 4 1 5 1 6, 660 हुआ, गुणे 2 कर दिया, नीचे 15 हो गया। 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60, 44 दूना 88, 88 सेकंड लगेगा, जो आपको देखिए सी ऑप्शन में दिया। हो सकता है आपसे मिनट और सेकंड भी पूछ ले, लेकिन ऐसे सवाल जो रेलगाड़ी वाले हैं उनको ध्यान रखिए, समझिए उनको, करेक्ट। तो ये 13वें सवाल का सही उत्तर हमने एनालिसिस बेस्ड आपको दे दिया है। अगले सवाल पर चलता हूं लेके। एक शंक्वाकार तंबू है, आपने देखा इस तरह से एक शंक्वाकार तंबू है, जमीन पर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और फिर एक कपड़े का मार्किन लेकर के ऐसे पूरा ले जाकर एक वर्टेक्स जनरेट कर दिया जाता है, और यहां पर हम रहते हैं अंदर नीचे। ये हमारा बेस होता है शंकु का, जो सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। और इस सरफेस आप देख पा रहे हैं, सरफेस कैसी है, कपड़े की है। आप कह रहे हैं इसका जो आयतन है, हाँ इसका जो आयतन है वो आयतन कितना है, 9240 मीटर क्यूब है। कह रहे हैं इसके आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल होगा जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल जो होगा वो आपको दिया है 1386 मीटर स्क्वायर दिया है, 1386 मीटर स्क्वायर दिया है। जो कैनवस हमने लगाया है शंकु में, जो कैनवस लगाया है उस कैनवस की चौड़ाई 3 मीटर है। कैनवस मतलब जिस कपड़े से शंकु को बनाया गया है। दरअसल शंकु का जो सरफेस होता है, जमीन को छोड़ दीजिए, ऐसे जो दीवार, वो जिस कपड़े से बनती है वो लगभग कैनवस, रेक्सिन ऐसे से बनाया जाता है। उसका जो क्षेत्रफल होता है शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है शंकु का, वही कपड़े का क्षेत्रफल होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l, और यही कपड़े का क्षेत्रफल होगा, कपड़े का क्षेत्रफल होता है। अब जिस कपड़े को लेकर के शंकु को बनाया गया है उसकी चौड़ाई है 3 मीटर।
हमसे पूछ रहा है कि इसको बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवस की लंबाई। दरअसल जो कपड़ा हम जैसे देखिए कभी थान से कपड़ा जब निकलता है तो उसकी चौड़ाई फिक्स होती है, लंबाई अपनी जरूरत के हिसाब से हम खरीदते हैं, लंबाई के हिसाब से हम रेट देते हैं। चौड़ाई तो अपनी फिक्स होती है, जैसे आप पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदो तो लंबाई कहते हैं इतने रुपए मीटर का कपड़ा है, लेकिन ब्रेथ कन्फर्म है 2.5 मीटर का है, ब्रेथ आपकी फिक्स रहती है, इतने मीटर की ब्रेथ है, तो उस हिसाब से कपड़ा जनरेट होता है। तो इसकी भी देखिए चौड़ाई फिक्स है 3 मीटर है, लंबाई हमको अपनी जरूरत के हिसाब से लेना पड़ेगा। हमने बताया जो कपड़ा आप खरीदते हैं वो कपड़ा अगर ऐसे फ्लैट फैला दें तो कपड़ा हमेशा क्या होता है, एक आयत की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है? आयत। और आयत जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही इस आयत का क्षेत्रफल होगा, और उसकी चौड़ाई पता है, लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पता तो चले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे पता करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें दी है, आयतन दिया है और सरफेस का क्षेत्रफल। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, बराबर आपको 9240 दिया है। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ही सरफेस है, ये है जो आपको लिखा दिया है यहाँ पर 1/3 गुणे, अगर हम यहाँ से 1386 रखते हैं, 1386 गुणे हम एच करते हैं 9240 होगा। यहां से हमारे एच का मान तो आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, लेकिन हाइट के बाद हमें देखिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए, क्योंकि हमें पाई आर एल चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, तब जाकर के कंफर्म होगा, क्योंकि यह कैलकुलेटिव सवाल बन रहा है अगर देखा जाए तो। ठीक है, मतलब यहां पर हम आधार के क्षेत्रफल से तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि यहां से तो केवल रेडियस निकलेगा, हमें तो स्लैंट हाइट निकालनी है। पहले इसको देखिए कितना हो गया, 3 चौके 12 होता है, और 1 8, फिर 3 छंगे 18, 3 दूना 6। अब इससे जब हम 462 से इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से 2 बार जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 छंगे 12, बिल्कुल 2 बार जाएगा, तो यह 20 हो जाएगा। हाइट आपकी कितनी हो गई? 20 हो गई। तो हाइट आपकी 20 हो गई। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए रेडियस कंफर्म कर लो, रेडियस कितना है भाई, ये मान आपका पाई आर स्क्वायर ही तो है सर्कल। अब पाई क्या होता है? 22/7 होता है, गुणे आर स्क्वायर कर दीजिए, तो 22 मतलब 11 दूना 22, 11 के 11, 2, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 2 से एक बार और काटिए, 2 छंगे 12, 2 3 63 हो गया। 63 को हम 7 से गुणा कर दें तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 63 गुणे 7, करेक्ट है, 63 गुणे 7। आर बराबर क्या होगा भाई? 7 9 63, 9 गुणे 7 होगा, 7 का और 9 का, 9 मतलब ये दरअसल फैक्टराइज करिए तो 9 गुणे 3, 9 गुणे 7 है कि नहीं, और एक 7 और है, तो 7 का एक पेयर बनेगा, 9 का वर्गमूल 3, 7 3 21, मतलब रेडियस अपनी कितनी हो गई? 21। 21 ए है, 20 ए है। स्लैंट हाइट मतलब समकोण त्रिभुज के हिसाब से जाना होगा। अब 21 का वर्ग होता है 441, आप सबको पता है, और 20 का होता है कितना? 20 का होता है 400, टोटल जोड़ा तो 841 होता है, और 841 का वर्गमूल होता है 29। ठीक है, ये 29 हो गया स्लैंट हाइट। अब हमारा जो कपड़ा लगा है, देखिए कपड़े का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, बड़ा सवाल हो गया भाई, आर मतलब 21, यल मतलब अभी भी निकाला 29, और जगह भी नहीं कितना हम प्रॉपर उसको दिखाएं। ये हमारा कपड़े का क्षेत्रफल है, और ये जो हमने लिखा फिर से लिखता हूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा कलर क्लियर हो आप लोगों को, 22/7 है, हाँ, गुणे आर मतलब 21 है, गुणे 29, यही कपड़े का क्षेत्रफल है, और यही कपड़े का क्षेत्रफल है, यही इस वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ भी है, और यही लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 3 है, हमें लंबाई निकालना है कितनी होगी, यल यहीं से कंफर्म हो जाएगा। देखिए 7 3 21 होता है, 3 3 से खत्म होता है, 29 गुणे 22 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 22 9 क्या होता है? 9 दूना 18, 9 2 198, 8 हुआ, हासिल 19 हुआ, फिर 22 22 दूना 44 होता है, 44 और 19, 44 10 54, 54 9 कितना होता है? 63 होता है, 63, 638, 638 मीटर यहाँ पर उस कपड़े की लंबाई है, जिसको खरीद करके ही इस तंबू का निर्माण संभव है। तो इस सवाल 14वें का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। हम एक डीआई जरूर देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पर मिश्रण के लिए भी कुछ बताए हैं कि सवाल पूछा गया है, हालांकि मिश्रण हमने डाल दिया था। डीआई को लेकर के एक डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए एक डीआई आपके सामने है, प्लास्टिक के बल्ले हैं के बारे में जानकारी, निर्मित बल्लों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दी गई है, और लकड़ी के बल्लों की जानकारी ब्रांड एक्स और ब्रांड वाई के बल्लों की संख्या के अनुपात के रूप में दी गई है। प्रत्येक कंपनी के अलग अलग नाम है। इनके प्लास्टिक के बल्ले जो बनाए गए हैं 55%, 70%, 45%, मतलब जो प्लास्टिक के बल्ले वो लोग बना रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, प्लास्टिक के बल्लों के बारे में जानकारी निर्मित बल्लों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दी गई है, और लकड़ी के बल्लों की जानकारी ब्रांड एक्स और ब्रांड वाई के बल्लों की संख्या के अनुपात के रूप में दी गई है। प्रत्येक कंपनी कुल 25,000 बल्ले निर्मित करती है। कंपनी सी द्वारा निर्मित ब्रांड वाई वाले लकड़ी के बल्ले और कंपनी ए तथा एफ द्वारा निर्मित
लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। सवाल थोड़ा ठीक ठाक बन गया। देखिए सबसे पहले हम देखिए सवाल की क्लियरिटी कर ले। ये है प्लास्टिक के बल्ले परसेंटेज में, लकड़ी के बल्ले x और y के अनुपात में। आपको पता है कि अगर जो बल्ले बनाएगी, जैसे देखिए क्लियरिटी समझिए, अगर हम कह दें कि 55% उसने प्लास्टिक बनाया है तो 45% लकड़ी के बनाया है, और लकड़ी के बनाया है तो लकड़ी का अनुपात हमारा कन्फर्म है। इस तरह से हम कर सकते हैं। भाई टोटल संख्या हमको पता ही है। जैसे हम कह दें, इसने हमसे कहा कंपनी सी के पास, चलिए आ गए सी के पास बहुत आसानी से, द्वारा निर्मित ब्रांड वाई वाले लकड़ी के बल्ले, तो लकड़ी के बल्ले निकालना है तो सी के पास गए। 45% उसने अगर प्लास्टिक के बनाए हैं तो 55% उसने बनाए होंगे, कौन, कंपनी सी ने, किसके, लकड़ी के बल्ले। 55% मतलब 55/100 गुणे आपके पास टोटल संख्या कितनी है, 25,000 है। 25,000 है। देखिए हम 2 शून्य खत्म कर दे, हम इसको लिख दे 250 गुणे 55। इतने टोटल बल्ले उसने लकड़ी के बनाए हैं। इसमें 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 2 ब्रांड बनाए, एक ब्रांड का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है, और उनकी संख्या का हमें अनुपात देखिए दिया है 16 और 9, मतलब एक्स वाला भाग यदि 6 है तो वाई वाला भाग 19 है। तो 19 6 25 होता है, तो इसकी तुलना हम 25 से कर दें। 25 बराबर 250 गुणे हमने 55 कर दिया, 25 से डिवाइड कर दिया, एक का मान आपका 10 गुणे मतलब 550 हो गया। हमको ब्रांड वाई बताना है, तो ब्रांड वाई मतलब 19 गुणे 550 कर दीजिए। ये हो गया कंपनी सी ने ब्रांड वाई के लकड़ी वाले बल्ले यहां पर इतने बनाए। करेक्ट, इसको रहने दीजिए, आगे चलते हैं। कंपनी ए तथा एफ द्वारा निर्मित लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। ठीक है, कंपनी ए के पास गए, उसने लकड़ी के बल्ले कितने बनाए, अगर प्लास्टिक के बने हैं 55 तो 45% होगा। क्या होगा, 45%। 45/100 कर दीजिए, गुणे कितना कर दिए, 25,000। देखिए सामने लिखा है। ठीक है, 2 जीरो खत्म हो गए, इसका इसके साथ गुणा, 1 जीरो हो जाएगा। 1 जीरो होगा, जोड़ना पड़ेगा इसलिए लिख रहा हूं, यह हम ऐसे भी रहने देते हैं। इसको हम क्या कर देते पता है, 45 गुणे 250, ए हो गया ए। और एफ की बात करो, देखो ये 40% इसने प्लास्टिक के बनाए तो 60% इसने बनाए होंगे लकड़ी के, तो 60% मतलब सेम वही स्थिति है। 60 गुणे 250 कर दीजिए। 250 अगर दोनों से कॉमन कर ले तो 45 और 60 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। मतलब ये आपकी संख्या ही होगी। अनुपात दोनों का पूछ रहा, तो अनुपात देखिए ऐसे बना देते हैं, कितना हो जाएगा, 250 गुणे 105, 250 गुणे 105 कर देते हैं। अब यही रेशियो आप डिसाइड कर दे, देखिए आंसर कितना हो जाएगा। कैसे, देखिए हमने कन्फर्म एक खत्म कर दिया, 5 11 बार होता है, 5 5 बार होता है। करेक्ट है। और देख लीजिए कुछ खत्म होने की स्थिति है तो खत्म हो जाए, 11 9 99 है, 11 के 11 9 20 है, 209 हो गया। इसका गुणा कर दे तो 525 हो गया। तो ये आपके सामने देखिए कितना आ रहा है, 209 अनुपात 525। ध्यान देने से कंफर्म हो जाएगा, आंसर भी आपको मिल जाएगा। जोड़ने घटाने की स्थिति और क्लियरिटी बनी रहेगी तो डीआई में कभी दिक्कत नहीं होती। डीआई पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी लोग इन सभी सवालों को अपनी तैयारी में शामिल करिए, और अगर कहीं डाउट कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मुलाकात फिर से होगी, अगली एनालिसिस में होगी, कल के लिए फिर से होगी। आगे जिनका पेपर है उनको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच।